तो यस आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ये चीज देखनी है कि ठीक है, आपका ये जो फैटी एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया और ये फैटी एसिड कोएंजाइम ए में भी कन्वर्ट हो गया। नाउ इन एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू आपका ये जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए इस टाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये किस तरह से डिग्रेड होके एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा। तो जस्ट फॉर रिवीजन आप लोग इस डायग्राम को अगर देखो तो हम लोग ये डायग्राम जो है पहले भी डिस्कस की थी कि आपके पास ओवरऑल चाहे कोई फैट है, चाहे आपके पास जो है वो ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड है, जितने भी टाइप ऑफ फ्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, स्टेज 1 के अंदर वो एक कॉमन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है एंड द नेम ऑफ दिस इंटरमीडिएट इज एसिटाइल कोएंजाइम। तो फैटी एसिड में भी आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ये जो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ये आपके फैटी एसिड चेन में से टू फ्रेगमेंट्स जो है वो सक्सेसिवली ब्रेक करता जाएगा। सक्सेसिवली मीन्स कि हर एक राउंड में 2 कार्बन फ्रेगमेंट अलग होगा और उसके बाद आपके पास सेकेंड राउंड चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ पाल्मिटिक एसिड containing 16 कार्बन एटम, तो फर्स्ट राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन उसमें से 2 कार्बन फ्रेगमेंट को इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में अलग कर देगा और रिमेनिंग 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड दोबारा से बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है वो अपना एक 2 कार्बन फ्रेगमेंट ब्रेक करेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास एक 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है तो उसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करने के लिए या उसमें से 18 एसिटाइल कोएंजाइम ए निकालने के लिए 7 टाइम्स आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलेगा। पहले 16 कार्बन फैटी एसिड जो है वो 2 कार्बन फ्रेगमेंट रिलीज करेगा और 14 कार्बन में कन्वर्ट होगा। 14 वाला 2 कार्बन फ्रेगमेंट रिलीज करके 12 कार्बन में कन्वर्ट होगा। देन आपके पास 2 कार्बन फ्रेगमेंट रिलीज होंगे, 10 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड प्रोड्यूस होगा, फाइनली 8, 6, 4 और यहाँ पे जब आपके पास अब बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो दिस टाइम आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। इससे पहले वाले स्टेप के अंदर आपके पास जो है वो एक 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज हो जाते हैं और जो बाकी फैटी एसिड है उसमें से आप 2 कार्बन एटम्स कम करके उसको जो है वो नेक्स्ट राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, इट मींस कि ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा और इसके लिए कितने टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा? 7 टाइम्स। इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि 7 टाइम्स कैसे चलता है? बिकॉज लास्ट स्टेप में 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होते हैं। जी बच्चों, तो अब हम उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस को देखते हैं जिनके थ्रू जो फैटी एसिड्स हैं या फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो फाइनली एक राउंड में एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि एक राउंड में कितने आपके पास जो है वो एंजाइम्स होते हैं और किस तरह से ये एंजाइम्स किन रिएक्शंस के थ्रू जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए में से क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। So suppose you have a palmitic acid, fatty acid containing 16 कार्बन एटम और इसको आपने एक्टिवेटेड फॉर्म में ऑब्जर्व किया, विच मीन्स कि इसका जो टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज अटैच विद द कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये आपके पास पाल्मिटिक एसिड नहीं बल्कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे होगा, विच मीन्स कि ये एक्टिवेटेड पाल्मिटिक एसिड है। ऐसा पाल्मिटिक एसिड जिसमें आपके पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे, सॉरी कोएंजाइम ए का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे अटैच है। सो दिस इज नॉट पाल्मिटिक एसिड, दिस इज पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए। सबसे पहला जो आपके पास एंजाइम अवेलेबल है बीटा ऑक्सीडेशन का, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, जो इस फैटी एसिड के ऊपर एक्ट करेगा, दिस एंजाइम इज अ डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज, व्हिच मींस कि ये फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा और उसकी डीहाइड्रोजनेशन करवाएगा, व्हिच मींस कि उसमें से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को FAD के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, विच इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज एक फ्लेवोप्रोटीन है, एक ऐसा एंजाइम है जिसके साथ FAD जो है वो कोवलेंटली अटैच हुई है। ठीक है, तो ये जब इस फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐसा सबस्ट्रेट यूज करेगा तो यहाँ पे इसने कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराना है और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को FAD में ट्रांसफर करने के बाद उसको कितने कन्वर्ट कर देना है? FADH2। So this is an oxidorreductase enzyme
जो कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करवाएगा, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा और आपका जो FAD का मॉलिक्यूल है उसको ये रिड्यूस कराएगा। ठीक है, सो दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पर एक्चुअली, ठीक है। तो पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए के केस में आपके पास जो है वो फर्स्ट एंजाइम असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसकी जो टारगेट पोजीशन है जहाँ पे ये अटैक करता है, दीज आर द अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम। ठीक है, ये दो कार्बन एटम ऐसे हैं जहाँ से डीहाइड्रोजिनेशन होनी है, विच मीन्स कि जहाँ से आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स, आपके पास यहाँ पे जो वैलेंसीज डिस्टर्ब होंगी उनकी कंपनसेशन में आपके पास ये अल्फा और बीटा कार्बन एटम एक्चुअली यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास आफ्टर डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आप यहाँ पे एक ट्रांस असाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, ये एक ऐसा असाइल कोएंजाइम ए है जिसमें अल्फा और बीटा पोजीशन पे आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड दिस डबल बॉन्ड इज नॉट अ सिस डबल बॉन्ड, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट। इज इट क्लियर? तो आपके पास जो पहली प्रोडक्ट है दिस इज ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम। अब यहाँ पे ये जो इनाइल की सुफिक्स आप देख रहे हो एक्चुअली ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके यहाँ जो फैटी एसिड ग्रुप है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इन फॉर डबल बॉन्ड एंड दिस ग्रुप इज फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है जो कि इस टाइम ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ दिस ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए विल मूव टुवर्ड द सेकंड एंजाइम जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में यूज होता है। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन में पहला एंजाइम आपके पास एक डीहाइड्रोजिनेज है एंड द नेम ऑफ दिस डीहाइड्रोजिनेज इज फैटी एसाइल डीहाइड्रोजिनेज, जो कि अपने साथ एक बाउंड कोफैक्टर FAD को यूज करता है। तो ये साथ साथ एंजाइम्स को आप देखते जाएं कि फर्स्ट स्टेप में डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपके पास जो एंजाइम है वो इस ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए को यूज करता है एंड दिस एंजाइम इज अ हाइड्रेटेज एंजाइम, व्हिच मींस कि ये इस डबल बॉन्ड की हाइड्रेशन करेगा। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस किस चीज को ऐड कर देगा? वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देगा। तो सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली हाइड्रेशन ऑफ ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट। ठीक है, और वाटर के आपके पास जो दो ग्रुप थे OH एंड प्रोटॉन, इन दोनों ग्रुप्स की यहाँ पे एडिशन होती थी। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन के ऊपर आपके पास जाके प्रोटॉन ऐड हो जाएगा और बीटा पोजीशन पे आप जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप की अटैचमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आपके पास यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना था उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा इस डबल बॉन्ड के क्रॉस, जिसकी वजह से आपके जो वाटर के दोनों ग्रुप्स हैं वो उन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर ऐड करवा दिए जाएंगे जहां से प्रीवियसली हाइड्रोजन रिमूव हुई थी। ठीक है, और जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट आएगी, नाउ दिस प्रोडक्ट इज हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें आपके पास फैटी असाइल में डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इनॉइल नहीं कहोगे बल्कि आप इसको हाइड्रोक्सिलेटेड जो है वो असाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट कहोगे। ठीक है, बिकॉज इस केस में आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, बाकी ग्रुप तो प्रीवियस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट है बट यूनिक ग्रुप यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्साइल कंटेनिंग इंटरमीडिएट आपके पास बनता है, इस इंटरमीडिएट को बिकॉज ये बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो इसको आप कहते हो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए, यानी आपके असाइल कोएंजाइम ए की बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपके पास हाइड्रेशन के बाद जो बना है फैटी असाइल इंटरमीडिएट, दिस इज एक्चुअली बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप दोबारा ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास फिर से एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास डीहाइड्रोजिनेशन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कंटेनिंग FAD एज अ बाउंड कोफैक्टर। सेकेंड स्टेप इज हाइड्रेशन जिसमें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है। थर्ड पे आप दोबारा से एक डीहाइड्रोजिनेज को ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस टाइम दोबारा से आपके पास एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज होगी, बट दिस टाइम आपका जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, दिस डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस को टारगेट करेगा जो कि इस डीहाइड्रोजिनेज से डिफरेंट होंगी, और इस केस में आपका जो कोएंजाइम है वो भी इस डीहाइड्रोजिनेज से क्या होगा? डिफरेंट होगा। सो द थर्ड डीहाइड्रोजिनेज इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज,
विच मीन्स कि ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा। प्रीवियस डीहाइड्रोजिनेज आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज था, जिसने फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को एज एन इंटरमीडिएट और सबस्ट्रेट यूज किया और अल्फा और बीटा पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करा के ट्रांस डेल्टा 2 इनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया। बट दिस टाइम आपका जो डीहाइड्रोजिनेज है, दिस डीहाइड्रोजिनेज इज बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डीहाइड्रोजिनेज, विच मीन्स कि ये हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट को यूज करेगा और इस टाइम आपके पास जो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा वो इसी बीटा पोजीशन से ही होगा, यानी दोनों आपके पास जो हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे वो इसी बीटा पोजीशन से रिलीज होंगे और ये ट्रांसफर हो जाएंगे टू दी Na+, और उसमें हाइड्राइड आयन एंड प्रोटॉन की फॉर्म में उसको रिड्यूस कर देंगे। तो आफ्टर दी रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस कार्बन एटम, आपके पास यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन एटम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन विल मेक दिस ऑक्सीजन अनस्टेबल, और इसी तरह से यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल इस कार्बन को अनस्टेबल करेगा। तो ये दोनों ग्रुप जो है वो एज एन कंपनसेशन यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास यहाँ पे एक और कार्बोनाइल ग्रुप ऑब्जर्व हो गया, एंड बिकॉज दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट विद इन दी हाइड्रोकार्बन चेन, ये एंड पोजिशन पे प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसको कीटो ग्रुप कहोगे। ठीक है, और ये कीटो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो असाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट था, इस असाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट पे एक और फॉरेन ग्रुप अटैच हो गया, एंड दिस ग्रुप इज द कीटो ग्रुप जो कि बीटा पोजीशन पे अटैच है। तो आपका ये इंटरमीडिएट होगा बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये थर्ड स्टेप था। तो अभी तक आप लोगों ने 3 स्टेप्स देखे हैं बीटा ऑक्सीडेशन के, जो कि एक्चुअली एक 4th स्टेप रिएक्शन है, 4th स्टेप पाथवे है। इसमें पहला स्टेप डिहाइड्रोजनेशन है, दूसरा स्टेप आपके पास हाइड्रेशन है, तीसरे स्टेप में दोबारा डिहाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व कर रहे हो। ना 4th स्टेप में आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि एक ट्रांसफरेज एंजाइम एक्चुअली आएगा और यहाँ से 2 कार्बन फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर देगा एक स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, तो अब आपके पास जो फाइनल एंजाइम है, दिस इज असाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपके असाइल कोएंजाइम ए के ऊपर एक्ट करते हुए उसमें से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और हमें ये चीज पता है कि ट्रांसफरेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं एक डोनर से किसी खास किस्म के ग्रुप को एक्सेप्टर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डोनर से कौन सा ग्रुप ट्रांसफर होगा, एसिटाइल ग्रुप, और वो किस पे ट्रांसफर होगा, एक्सेप्टर पे ट्रांसफर होगा। सो लेट्स सी कि आपके पास यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर इज कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये जो आपके पास एंजाइम है असाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए में से ये 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप्स को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव कराने के बाद इसको ट्रांसफर कर देगा कोएंजाइम ए पे, और ये वाला आपका जो कोएंजाइम ए है ये एज इट इज इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो थियोरेटिकली आप ये कह सकते हो कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एज इट इज ये स्ट्रक्चर रिलीज हो जाएगा, और इस केस में आपका ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये इस कोएंजाइम ए के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास एक 2 कार्बन फ्रेगमेंट इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीज हो गया 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में से, और रिमेनिंग आपके पास जो फैटी एसिड है उसमें आपके पास पीछे कितने कार्बन एटम्स बचे हैं, 14 कार्बन एटम्स बचे। ठीक है, तो ये आपके पास हमारी स्टॉयल कोएंजाइम ए जो है ये प्रोडक्ट में आया है। बच्चों यहाँ तो अभी ये जो 4 स्टेप्स आपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इन 4 स्टेप्स को एक बार मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ और आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि किस स्टेप में आपने किस चीज को डिस्कस किया, बिकॉज इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हमने ये चीज देखनी है कि एक राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में आपके पास कितने FAD प्रोड्यूस होते हैं, FADH प्रोड्यूस होते हैं, कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, और क्या आपके पास जो है वो नेट प्रोडक्ट में चीज आती है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने ऑब्जर्व किया डिहाइड्रोजनेशन का। डिहाइड्रोजनेशन में आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटिक एसिड में से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिमूव कराने के लिए आपके पास पहला एंजाइम यूज हुआ डिहाइड्रोजनेज, जिसने FADH2 को प्रोड्यूस किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपके पास एक हाइड्राटेज एंजाइम था जिसने एक वाटर को कंज्यूम किया। ठीक है, थर्ड में आपके पास अगेन एक डिहाइड्रोजनेज था जिसने NADH को प्रोड्यूस किया। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आपके पास जो है
अगेन एक ट्रांसफरेज है जिसको थायोलेज मैं कह रही हूँ, इसने को एंजाइम ए को क्या किया है, यूज किया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एक 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की एक राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन की इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि आपके पास पॉलीमेटाइल कोएंजाइम ए था, इसने एक कोएंजाइम ए को यूज किया जो कि फोर्थ स्टेप में हो रहा था, एक एफएडी को कंज्यूम किया फर्स्ट स्टेप में, एक एनएडी को कंज्यूम किया थर्ड स्टेप में, वाटर मॉलिक्यूल को कंज्यूम किया सेकंड स्टेप में, और फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास एक 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट आ गया है, 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक FADH2 रिड्यूस फॉर्म में आया है और एक NADH आपके पास रिड्यूस फॉर्म में आया है। ठीक है, तो ये एक राउंड है, एक राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में आपके पास ये रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं और ये प्रोडक्ट्स आए हैं। बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो इस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करने के लिए आपके पास जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसके 7 राउंड चाहिए। पहले राउंड में आपके पास ये जो 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है ये 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में कन्वर्ट होगी और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिलीज करेगी। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ। सेकंड राउंड में आपका ये 14 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप यूज होगा, ये भी एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करेगा। देन आपके पास थर्ड राउंड होगा जिसमें आपके पास 10 कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट आएगा, ये भी कोएंजाइम ए को यूज करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए को। फिर आपके पास C8 फ्रेगमेंट, ये भी एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस करेगा। फाइनली आपके पास C6, ये भी एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कर रहा है। देन C4 एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस कर रहा है। फाइनल स्टेप में आपके पास ये जो C4 आएगा ये एक राउंड के बाद एक एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स आपका बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलेगा, विच मीन्स कि आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो कि आपके पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए चूंकि 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसमें 7 कोएंजाइम ए यूज होंगे, 7 स्टेप्स है ना, 7 FAD यूज होंगे, 7 NAD यूज होंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे और आपके पास रिजल्ट में 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होंगे, 7 FADH एंड 7 NADH प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक कंप्लीट जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है उस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन की जो इक्वेशन है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन से हम टोटल नंबर ऑफ एटीपीज की तरफ जाएं, यहाँ से तो हमें ये पता चला ना कि कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, कितने FADH बनेंगे और कितने NADH बनेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट कि आपके पास टोटल जो है वो कितने एटीपीज बन सकते हैं। जी बच्चों, तो यहाँ पे मैं जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही हैं सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को लिख के आप लोगों के सामने नंबर ऑफ एटीपीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 7 NADH बन रहे हैं प्रोडक्ट में, 7 FADH2 बन रहे हैं और 8 आपके पास जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहे हैं। ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके पास पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आ रही हैं जिसके लिए आपको 7 राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो वी ऑल नो कि आपके पास जो एक NADH मॉलिक्यूल है वो कितने एटीपीज बनाता है 2.5, तो 7 NADH कितने एटीपीज बनाएंगे ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एक FADH2 1.5 एटीपी बनाता है तो 7 FADH2 कितने एटीपीज बनाएंगे ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एटीपीज लिखते हैं। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए को देख लेते हैं। वी ऑल नो कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में जाता है तो TCA साइकिल में जाने के बाद वहां पे 4 डिहाइड्रोजिनेजेस से इसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, जिनमें से 3 डिहाइड्रोजिनेजेस NADH प्रोड्यूस करते हैं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एक FADH2 प्रोड्यूस करता है और हर एक स्टेप में आपके पास एक ATP या GTP का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। तो वी कैन से कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जब TCA साइकिल से गुजरता है तो एक्चुअली ये 3 NADH बनाता है, एक FADH2 बनाता है और एक ATP बनाता है। तो अगर आपके पास टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए
एक्चुअली 24 NADH बनाएंगे, ठीक है, 8 FADH2 बनाएंगे और 8 ATPs बनाएंगे, ठीक है। सो फाइनल यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो कितने आएंगे आपके पास ATPs? 7 into 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 17.5 ATPs इधर बनेंगे, नेक्स्ट 10.5। इसी तरह से एक NADH अगर 2.5 ATPs बनाता है तो 24 into 2.5, यहाँ 60. 60 ATPs यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 8 FADH2 कितने ATPs बनाएंगे? यस, 8 FADH2 1.5 बना रहा है तो 8 से कितने बनेंगे? 12 बनेंगे और फाइनली 8 ATPs आपके पास एज इट इज तीसरे साइकिल में भी बने। तो टोटल आप अगर 17.5, 10.5 और इसके बाद आपके पास 60, 12 एंड 8 को कैलकुलेट करो तो आपके पास एक पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 108 ATPs बनेंगे। ऐसा ही यहाँ? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि टोटल आपके पास जो बनते हैं किस किस एंजाइम की प्रेजेंस में बनते हैं, वो ये चीज यहाँ पे मजीद इसको इलेबोरेट करके दिखाया गया, तो आप इसको देख लेना। तो टोटल आपके पास 108 ATP, लेकिन जब आप नेट कैलकुलेशन करते हो ना तो ऑब्वियसली जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में किया था कि जितने ATPs हम कंज्यूम करते हैं हम प्रोडक्ट में से उतने ATPs को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमने पहले स्टेप में जब फैटी एसिड्स को एक्टिवेट किया था, एक्टिवेशन में हमने एक ATP यूज किया था, याद है आप लोगों को, जिसमें हमने एडिनोसिन और यहाँ पे आपके पास ये 3 जो फॉस्फेट ग्रुप थे इनके दरमियान इस पोजीशन से बॉन्ड को ब्रेक किया था, दिस वन। अगर आप ये स्टेप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो तो आप लोगों को याद होगा कि फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाने से पहले हमने इन फैटी एसिड्स को एक्टिवेट किया था और एक्टिवेशन में एक ATP यूज हुआ था, ठीक है। और इस केस में आपके इस ATP के 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक हुए थे, एक बॉन्ड को आपने यहाँ पे ब्रेक किया था और दूसरा एंजाइम यहाँ पे पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से ब्रेक हो रहा था, ठीक है। तो इस केस में जब आपके ATPs के 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज रखोगे कि आपने 2 ATPs को यूज किया, बिकॉज अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो, ATP जब ADP में कन्वर्ट होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि दिस इज अ कंजप्शन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। तो अगर ATP के 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपने 2 ATPs एक्टिवेशन के प्रोसेस में कंज्यूम किए थे। तो फाइनल जब आपने ATP कैलकुलेशन करनी है पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए की, तो इन 2 ATPs मॉलिक्यूल्स को आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है और नेट आपके पास जो गेन ऑफ ATPs आएगा वो कितना होगा? 106 ATPs फ्रॉम पाल्मिटाइल कोएंजाइम। तो अब अगर आप इसी पॉइंट को माइंड में रखो और हम लोग जो है वो नेक्स्ट ये चीज देखते हैं कि आपके पास फैटी असाइल कोएंजाइम ए में देयर आर सम रिएक्शंस जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर आपके पास आगे जो अमाइनो एसिड्स में आप डिस्कस करोगे उनके कुछ स्टेप्स में होने वाले जो कैटाबॉलिक पाथवेज हैं, उस तरह के रिएक्शंस आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करें। तो इट मीन्स कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये जो ट्रांसफर रिएक्शंस हैं जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहे हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहे हैं या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनके जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर सिमिलर मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक सिट्रिक एसिड साइकिल में भी आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपके पास जो सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए था, इस सुक्सिनाइल आपके पास जो कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, जस्ट लाइक द फैटी असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, ये भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करने के बाद फीमर रेट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराता था, यहाँ पे भी आपने डबल बॉन्ड ऑब्जर्व किया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपके पास वहां पे भी एक फ्यूमारेज एंजाइम हाइड्राटेज की कैटेगरी से बिलोंग करता था जो कि इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके वहां पे जो है वो हाइड्रेशन करवाता था, यहाँ पे भी आपने एक हाइड्राटेज एंजाइम को ऑब्जर्व किया। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट मेलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता था और यहाँ पे भी आपने एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑब्जर्व किया जो कि उसी तरह से जस्ट लाइक द कीटो साइकिल एंजाइम यहाँ पे एक कीटो ग्रुप को क्या करता है? इंट्रोड्यूस कराता है। तो मल्टीपल आपके जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के हैं, फैट मेटाबॉलिज्म के हैं या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के हैं, उनके अंदर एंजाइम्स के अंदर आप कुछ प्रोसेसेस को कॉमन ऑब्जर्व करते हो, उनके कुछ पैटर्न्स, कुछ मैकेनिज्म ऐसे हैं जो कि तीनों टाइप्स ऑफ फ्यूल ऑक्सीडेशन के अंदर कंजर्व है, ठीक है। तो ये एक तरह की आप जो है वो कंपैरिजन कर रहे हो बीटा ऑक्सीडेशन का
या फैट ऑक्सीडेशन का विधि सिट्रिक एसिड साइकिल एंड अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन। Next is the oxidation of monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acid। अभी तक आपने जो फैटी एसिड जिनकी ऑक्सीडेशन डिस्कस की है, ये आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन थी, उस हाइड्रोकार्बन चेन में किसी किस्म का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था। जबकि इस केस में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास जो नेचर है, इसमें कुछ फैटी एसिड ऐसे भी होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो मोनो और पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। तो इस केस में बिकॉज नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन को हाईलाइट किया गया था, जबकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर किसी पोजीशन के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें इन 4 एंजाइम्स के अलावा कुछ ऑक्सिलरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सिलरी एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि नॉर्मल फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन में यूज नहीं होते। ये सिर्फ उसी केस में यूज होंगे जब आपके पास जो है वो कहीं पे हाइड्रोकार्बन चेन में किसी पोजीशन पे अनसैचुरेशन नजर आ रही है। ठीक है, अगर आपके पास ये फैटी एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो उस केस में आपका जो एंजाइम एडिशनल एंजाइम यूज होगा वो आइसोमेरेज यूज होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि जो नेचर में आपके पास फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सिस कॉन्फिगरेशन में प्रेजेंट होते हैं। जबकि यहाँ पे हमने एंजाइम्स ऐसे देखे हैं जो कि ट्रांसपोजिशन के ऊपर जो है वो अनसैचुरेशन को और उसके ऊपर फिर जो है वो एक्ट करते हैं। जैसे आपने पहला इंटरमीडिएट जो फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन का देखा था, वो ट्रांस डेल्टा 2 इनॉयल कोएंजाइम है। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हो कि आपके पास एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 2 कार्बन फ्रेगमेंट इसमें से इजीली रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट भी आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल एज इट इज चलेगा जैसे पहले चला था। इस केस में भी आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन उसी तरह से चलेगी, लेकिन जब आपके पास पीछे हाइड्रोकार्बन चेन में वो पोजीशन आएगी जिसमें एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और वो अनसैचुरेशन 6 पोजीशन के ऊपर है, तो उस केस में एक ऐसा एंजाइम आएगा जो कि इस एक आइसोमेरेज होगा और ये इस सिस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा ट्रांस डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, बिकॉज इस केस में आपके जो एंजाइम्स हैं वो तब तक इस फैटी एसिड चेन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते जब तक आपका यहाँ पे जो बॉन्ड है वो सिस से ट्रांस कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है उसमें एक एडिशनल एंजाइम आइसोमेरेज रिक्वायर्ड होगा, जो कि सिर्फ इसी स्टेप में यूज होगा जब आपके इस डबल बॉन्ड में ऑक्सीडाइज होना होगा। ठीक है, उससे पहले और उसके बाद वाले स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में इस आइसोमेरेज एंजाइम की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर आपके पास पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपके पास एक से ज्यादा पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपके पास आइसोमेरेज के साथ साथ एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो कि नेचर में आपके पास ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं नॉर्मली ये नॉन ऑल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से एक दूसरे के जो वो करीब करीब जो पोजीशन हैं 9, 12, 15 इन पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करो फॉर एग्जांपल लाइनोलियल एसिड जिसमें 9, 12 और उसके ये 2 पोजीशन हैं जहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट 3 राउंड्स आपके जो बीटा ऑक्सीडेशन का है वो एज इट इज चलेंगे, उसमें किसी किस्म की जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं होगी इन आइसोमेरेजेस की या रिडक्टेजेस की, बिकॉज यहाँ पे इन कार्बन फ्रेगमेंट्स के ऊपर किसी किस्म की अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। बट द मोमेंट जब आपकी हाइड्रोकार्बन चेन इतनी शॉर्ट हो गई है कि अब आपके पास यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेरेज आके इस 6 डबल बॉन्ड को ट्रांस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। इफ यू कैन सी हियर कि आपके पास यहाँ पे 6 डेल्टा 3 एंड 6 डेल्टा 6 जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपके पास एक ऐसा एंजाइम है डेल्टा 3 टू डेल्टा 2 इनॉयल कोएंजाइम ए आइसोमेरेज, जो कि थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है सेकंड पोजीशन के ऊपर और उसकी कॉन्फिगरेशन को 6 से किसमें चेंज कर देता है, ट्रांस में चेंज कर देता है। ठीक है, so this is actually 6 डेल्टा 3 ट्रांस डेल्टा 2 इनॉयल कोएंजाइम ए आइसोमेरेज। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगी उसमें आप डबल बॉन्ड को ट्रांस पोजीशन के ऊपर ऑब्जर्व करोगे। सो दिस इंटरमीडिएट इज ट्रांस डेल्टा 2 एंड 6 डेल्टा 6, जिसमें आपके पास ट्रांस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है जो ट्रांस कॉन्फिगरेशन है, और सेकंड डबल बॉन्ड आपका 6 पोजीशन पे है जो कि 6 कॉन्फिगरेशन के ऊपर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेरेज ने 6 टू ट्रांस कन्वर्जन करवाई, बॉन्ड को रोटेट कराया, और देन आपके पास एक और एंजाइम है रिडक्टेज जो कि इस ट्रांस डबल बॉन्ड को तो एज इट इज रहने देता है और आपका ये जो 6 डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है फोर्थ पोजीशन पे, इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास ये वाला जो फ्रेगमेंट है
नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर एक एंजाइम रिडक्टेज एक्ट करेगा जो कि ट्रांस डेल्टा 2 सिस डेल्टा 4 फिनॉल 4 एंजाइम ए इंटरमीडिएट को इस सिस बॉन्ड को जो कि फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और इसके लिए जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूज करेगा ये NADPH से करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली आपके पास जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें दो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, आइसोमेरेज यूज हो रहा है, रिडक्टेज यूज हो रहा है। आइसोमेरेज सिस टू ट्रांस कॉन्फिगरेशन करेगा और रिडक्टेज जो मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड्स हैं उनको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, बिकॉज आपके पास जो एंजाइम है वो सिर्फ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को यूज कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, और उस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को टारगेट कर सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रांस कॉन्फिगरेशन है। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सिलरी एंजाइम आपकी उस पोली और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को उस कॉन्फिगरेशन में लेके आते हैं, उस फॉर्म के अंदर लेके आते हैं जिस फॉर्म में बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनको डिग्रेड कर सकते हैं।